देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। एक्चुअली लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे पास एक ब्लॉक होता है जिसका मास m होता है और इस ब्लॉक को हम स्प्रिंग के एक एंड के साथ अटैच करते हैं और दूसरे एंड को हम एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच कर देते हैं इस स्प्रिंग के। x इज इक्वल टू 0 जो है इस ब्लॉक की मीन पोजीशन को या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस ब्लॉक जिसका मास m है उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे जिसे हम नाम देंगे अप्लाइड फोर्स। और ये फोर्स जो है वो हम x डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, ये ब्लॉक जो है डिस्प्लेस होकर अपनी न्यू पोजीशन पर आ जाएगा। हम मान लेते हैं कि जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर x है, तो अप्लाइड फोर्स अप्लाई करने पर इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, इसकी जो न्यू पोजीशन होगी वो होगी हमारे पास x इज इक्वल टू x। अब आपने क्या करना है, इस पोजीशन पर इसको लाकर इस अप्लाइड फोर्स को रिलीज कर देना है, हटा देना है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स के कारण रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। वो क्या करेगी, इस ब्लॉक को वापस से इसकी मेन पोजीशन पर लाएगी और ये ब्लॉक जो है अपनी मीन पोजीशन को ओवरशूट करता हुआ इधर आ जाएगा। फिर इस तरह से ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। और यहाँ पर इस ऑसिलेटर की जो ऑसिलेशंस होंगी वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, वन डायमेंशनल ऑसिलेशन ही एग्जीक्यूट करेगा अलोंग एक्स एक्सिस। इसलिए हम लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर को वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, इस 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, इस लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए फेज स्पेस डायग्राम ड्रॉ करना है। हमने ये देखना है कि फेज स्पेस में इसकी ट्रैजेक्टरी जो है वो किस शेप की हमें मिलती है और हमें इस हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स जो हैं वो कैलकुलेट करनी है इन द एनर्जी रेंज 0 to E। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इस सिस्टम के टोटल काइनेटिक एनर्जी की। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी इसकी वो सम होगी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी को हम T से डिनोट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को V से डिनोट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है एक स्प्रिंग मास सिस्टम की वो होती है हमारे पास हाफ kx², जहां पर k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट होता है या फिर फोर्स कांस्टेंट होता है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास टर्म है इसको m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा हाफ m² v²/m प्लस हाफ kx²। m² v² को हम लिख सकते हैं mv²। m इंटू v हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास लीनियर मोमेंटम, mv होता है हमारे पास लीनियर मोमेंटम p। बट क्योंकि यहाँ पर जो ब्लॉक है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा उसका एक्स कंपोनेंट हमें लेना होगा, दैट इज px। तो mv को हम px से रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा हाफ px²/m प्लस हाफ kx²। दोनों तरफ अगर हम e से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा e/e इज इक्वल टू px²/2me प्लस kx²/2e। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इस k को हम 2e के नीचे ले आएंगे, px²/2me प्लस x²/2e/k। इस टर्म को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और यहाँ पर e से e कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू px², इसको 2me को हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2me का होल स्क्वायर प्लस x², और इसे भी हम स्क्वायर रूट डालकर ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख देते हैं, पहले x वाली टर्म लिख देते हैं फिर px वाली टर्म लिख देते हैं। x²/√2e/k का होल स्क्वायर प्लस px²/2me का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे और इसे कंपेयर करेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स से, जो कि होती है x²/a² प्लस y²/b², तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 जो है वो इस फॉर्म की है जो कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a है और यहाँ पर हमारे पास ये टर्म लिखी हुई है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, √2e/k। a को हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और तो b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, √2me, तो b को हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। तो इक्वेशन 1 से ये क्लियर हो रहा है हमारे पास
कि जो ट्रेजेक्ट्री होगी हमारे पास लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो हमारे पास इलिप्स रहने वाली है। और इसका जो फेज स्पेस डायग्राम होगा वो एक 2 डायमेंशनल डायग्राम होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और पी एक्स कोऑर्डिनेट। फेज स्पेस जो है वो एक 6 डायमेंशनल स्पेस होता है, जिसमें हमारे पास 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड। बट क्योंकि इस हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो मोशन है वो 1 डायमेंशनल मोशन है, और ये मोशन जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हम पोजीशन कोऑर्डिनेट में सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे और मोमेंटम कोऑर्डिनेट में सिर्फ हम क्या लेंगे, पी एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे। तो यहाँ पर जो फेज स्पेस डायग्राम होगा हमारे पास लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वो कौन से प्लेन में होगा, वो एक्स पी एक्स प्लेन में होगा, और उसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो किस शेप की होगी, हमारे पास इलिप्स शेप की होगी। ये इक्वेशन 1 से हमें पता लग रहा है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट और यहाँ पर हम ले लेंगे पी एक्स कोऑर्डिनेट। तो आपको जो फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री दिखानी है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो एक इलिप्स की फॉर्म में दिखानी है, और यहाँ पर जो फेज स्पेस होगा वो एक्स पी एक्स प्लेन में होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे thus the trajectory of a linear harmonic oscillator in phase space और एक्स पी एक्स प्लेन will be an ellipse, जिसकी सेमी मेजर एक्सिस ये होगी और सेमी माइनर एक्सिस ये होगी। मींस सेमी मेजर एक्सिस हमारे पास ये है, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2e बाय के, और सेमी माइनर एक्सिस हमारे पास ये हमारे पास a है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास होगा b, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, स्क्वायर रूट 2me है। तो ये हमारे पास ड्रॉ हो गया फेज स्पेस डायग्राम ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। साथ के साथ ये भी प्रूफ हो गया कि जो ट्रेजेक्ट्री होगी लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की फेज स्पेस में वो एक इलिप्स की होगी। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स कैलकुलेट करनी है इन द एनर्जी रेंज 0 to E। इस इलिप्स के अलोंग जो टोटल एनर्जी होगी लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो कांस्टेंट होगी, और उसकी वैल्यू जो है वो E के बराबर होगी। अगर आप इस पॉइंट पर एनर्जी देखेंगे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तब भी वो E होगी। अगर आप इस पॉइंट पर देखेंगे वो भी हमारे पास एनर्जी E होगी हमारे पास। अगर आप किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी देखेंगे इस इलिप्स के अलोंग, वो हमारे पास E ही मिलने वाली है। तो ये जो हमारे पास इलिप्स के अंडर एरिया हमें जो मिलेगा, ये जो शेडेड एरिया है हमारे पास इलिप्स के अंडर वाला, ये हमें देगा फेज स्पेस एरिया। फेज स्पेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ इलिप्स। एरिया ऑफ इलिप्स हमारे पास होता है पाई इंटू ए इंटू बी। ए और बी की वैल्यूज हमें पता है, ये और ये है, वो वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। पाई इंटू ए की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 2e बाय के, बी की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 2me। तो दोनों का स्क्वायर रूट इकट्ठा कर दीजिए, स्क्वायर रूट 2e बाय के इंटू 2me। तो यहाँ पर 2e और 2e का स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर रूट में से बाहर लेंगे तो वो 2e बन के बाहर आएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू पाई 2e स्क्वायर रूट m बाय के। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, फेज स्पेस एरिया इज इक्वल टू e 2 पाई स्क्वायर रूट m बाय के। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास थोड़े से स्टेप्स और रह गए हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने फेज स्पेस एरिया जो है वो कैलकुलेट कर लिया था, जो कि एरिया ऑफ इलिप्स के बराबर था। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की, उसका एक्सप्रेशन हमें पता है क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई स्क्वायर रूट के बाय एम होता है। अगर हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दें तो 1 बाय न्यू की जो वैल्यू होगी वो हमें क्या मिल जाएगी, 2 पाई स्क्वायर रूट एम बाय के। हमने दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन होगी। तो इसकी जगह पर हम 2 पाई स्क्वायर रूट m बाय के की जगह पर हम 1 बाय न्यू जो है वो पुट कर सकते हैं यूजिंग 3 इंटू फेज स्पेस एरिया। आपको क्या मिल जाएगा, e ब्रैकेट में इसकी जगह पर आप पुट कर देंगे 1 बाय न्यू, दैट इज e बाय न्यू आ जाएगा। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। हमने नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स कैलकुलेट करनी है फ्रॉम एनर्जी रेंज 0 टू कैपिटल E। यहाँ पर एनर्जी कैपिटल E है और यहाँ पर एनर्जी 0 है। तो यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स कैलकुलेट करनी है। हमारे पास फेज स्पेस एरिया तो आ चुका है। हम क्या करते हैं, इस पूरे फेज स्पेस एरिया को छोटे छोटे फेज स्पेस सेल्स में डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर एक छोटा सा फेज स्पेस सेल जो है वो कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास फेज स्पेस सेल है छोटा सा, और ऐसी ऐसी बहुत सारी फेज स्पेस सेल्स हैं
इस फेस स्पेस एरिया में, और हमें इन फेस स्पेस सेल्स का नंबर कैलकुलेट करना है। तो इस छोटे से फेस स्पेस सेल का एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी होगी, यहाँ पर एक्स डायरेक्शन है तो इसकी छोटी सी जो लेंथ होगी वो dx होगी। ब्रेड्थ कितनी होगी, ये हमारे पास px एक्सिस है तो छोटी सी जो ब्रेड्थ होगी वो हमारे पास dpx होगी। तो इस छोटे से फेस स्पेस सेल का जो एरिया होगा वो होगा हमारे पास dx इंटू dpx। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ वन फेस स्पेस सेल, एक छोटे से फेस स्पेस सेल का एरिया जो होगा वो होगा हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट होता है हमारे पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का, वो अप्रोक्सीमेटली प्लैंक्स कांस्टेंट h के बराबर होता है। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ वन फेस स्पेस सेल आ गया, dx इंटू dpx, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाई अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो है वो अप्रोक्सीमेटली h के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हमें नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स कैसे मिलेंगी, हम क्या करेंगे, इस पूरे फेस स्पेस एरिया को एक फेस स्पेस सेल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स मिल जाएंगे इन द एनर्जी रेंज फ्रॉम 0 टू E। तो आप यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स इन द एनर्जी रेंज 0 टू E, जिसे हम 5E से डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू फेस स्पेस एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन फेस स्पेस सेल। फेस स्पेस एरिया हमने निकाला हुआ है E बाय न्यू फोर्थ इक्वेशन में, और एरिया ऑफ वन फेस स्पेस सेल हमने निकाला हुआ फिफ्थ इक्वेशन में H। तो इसे हम लिख सकते हैं E बाय एच न्यू, H और न्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो 5E विल बी इक्वल टू E बाय एच न्यू। तो ये होंगी हमारे पास नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स इन द एनर्जी रेंज 0 टू E फॉर अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5E मल्टीप्लाई एच न्यू। तो आपको एग्जाम में यहां तक करके आना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।